एक सड़क पर हादसा हो जाता है और उस हादसे में एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। दरअसल पुलिस एक कातिल को तलाश कर रही थी और पुलिस जब कातिल को ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाती है जिस घर में एक हादसा हो जाता है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि इस बीच में अगर किसी से बातचीत भी करते हैं तो लोग भड़क सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के पुलिस को सवाल करने थे, पुलिस ने अपना रूप बदल, यानी कि अब वो सादा वर्दी में आती है, सूट बूट पहनती है, टाई वाई लगाती है और लगाने के बाद घर पहुंच जाती है। बहुत सारी भीड़ थी। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है। तब वो बताते हैं कि हम बीमा कंपनी से हैं और जो यह महिला ख़त्म हुई है, दरअसल इनके नाम बहुत सारे पैसे आने हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन पैसों को किसको दें। बस हम इस बात की वेरिफिकेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। पुलिस जैसे ही जांच पड़ताल की बातचीत शुरू करती है तो घर के एक एक सदस्य के बारे में जानकारी जुटा रही थी। एक ऐसे शख्स की पता चलता है कि जिसकी 24 साल पहले मौत हो चुकी थी। पब्लिक की नज़र में और अदालत उसको भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर जिस तरह से कातिल को गिरफ्तार किया, उस बात की गूंज न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होती है, बल्कि जहाँ जहाँ तक इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, लोग इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ओखला की। दरअसल अगस्त 2021 का यह वाकया है। डीसीपी सागर सिंह कलसी वह ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर वह अपनी ही टीम के लोगों से कहते हैं, अधिकारियों से, कि जितने भी पुराने केसों की फाइल है वह लेकर आओ, जरा बात करनी है। अब जैसे ही बातचीत करने वाली बात आती है तो सारी फाइलों पर नज़र डालते हुए उनकी नज़र एक फ़ाइल पर रुक जाती है। दरअसल वह फाइल थी 24 फरवरी साल 2097 की। ओखला का वह क्षेत्र था। किशन पाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, पड़ताल की, लेकिन किशन पाल का कत्ल किसने किया था, उस कातिल का पता नहीं चल पाता है। अब जो डीसीपी होते हैं अपने ही अधिकारियों से कहते हैं कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करो, एक बार फिर से प्रयास करो, हो सकता है कि इसमें सफलता मिल जाए। तभी बाकी जो अधिकारी थे, कुछ लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि साहब कैसी बात कर रहे हो, जो 24 साल से नहीं मिल रहा है वह आखिरकार कैसे मिल सकता है। इस मामले में तो अब शायद क्लोज रिपोर्ट भी लग चुकी है, सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो एक बार देख लेते हैं। किशन पाल जो खत्म हुआ था उसकी पत्नी थी। पत्नी के पास पुलिस पहुंचती है तो पत्नी वाकई में वहीं मिलती है जहां पहले से रह रही थी। अब पत्नी से बातचीत करते हैं तो पत्नी उन पुलिस वालों को देखकर हंसने लगती है, कहती है, साहब तुमने तो मेरी ज़िंदगी का मजाक ही बना दिया है। दरअसल 4 फरवरी 1997 की यह बात है। उसके पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और वह एक दिन पहले एक पार्टी में गया था जो उसके दोस्तों ने की थी, लेकिन उसके बाद से कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसके बाद जो सुनीता थी, जो उसकी पत्नी किशन पाल की, वह लगातार थाने के चक्कर काटती थी और महीने दर महीने थाने में बैठकर आ जाया करती थी, लेकिन पुलिस वाले उसकी सुनते नहीं थे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, इस तरह से दिन पर दिन गुजरते चले जाते हैं। जब उसके पति की हत्या होती है तब वह गर्भवती हुई थी, इसलिए उसका बेटा भी अब 24 साल का हो चुका है। पुलिस वालों के सामने अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, बेटा इधर आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। जैसे यह बात बताई जाती है तो बेटा पूछता है, कौन है। कहती है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आप सादा वर्दी में, ये दरअसल पुलिस वाले हैं और आपके पिता के कातिल को ढूंढने के लिए आए हैं। तो बेटा भी हंसने लगता है और माँ भी हंसने लगती है। दरअसल उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि माँ ने जितनी कोशिश कर सकती थी अपने पति के कातिल को ढूंढने के लिए, उतनी कोशिश कर चुकी थी। और 24 साल के बाद फिर से पुलिस आती हो तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि जिसने इतने दुख, इतनी तकलीफ जो देखे थे, दरअसल पुलिस को लगा कि शायद यह हमारे मुँह पे एक तमाचा है, यह हंसी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको तलाश करके ही रहेंगे। अब उस जो पार्टी हुई थी, एक दिन पहले उस पार्टी के बारे में पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है कि एक जो व्यक्ति था रामू नाम का, उसने पार्टी की थी। लेकिन रामू को जब तलाश किया जाता है तो रामू कहीं मिलता ही नहीं है। अब रामू के बारे में जब पता लगाने के पहले भी कई थानेदार बदले, कई पुलिस वाले, कई बड़े अधिकारी बदले, सभी ने कोशिश की थी और कोर्ट में जाकर यह रिपोर्ट दी थी कि इस रामू का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। हमें शक है कि शायद कत्ल जो किया है वह रामू ने ही किया है, क्योंकि
इसके अलावा कहीं पुलिस के तार नहीं जुड़ रहे थे। लेकिन पुलिस ने अब रामू के दोस्तों की तलाश करना शुरू किया तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि रामू का एक दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम होता है टिल्लू। अब पुलिस टिल्लू के पास जाती है, टिल्लू से बातचीत करती है तो टिल्लू कहता है कि साहब, मुझे इस केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने टिल्लू के साथ अपनी तरह से जो एक पुलिस का तरीका होता है बातचीत करने का, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हमारी जो बेइज्जती पिछले 2-3 दिन में हुई है, इससे पहले शायद इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने टिल्लू से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। टिल्लू ने कहा कि जितनी भी जानकारी तुम्हारे पास है, जितनी भी हो सकता है बता दो, नहीं तो ऐसा न हो कि तुम्हें ही सलाखों के पीछे भेजना पड़े। टिल्लू से बातचीत की जाती है। टिल्लू को 24 साल पुरानी वो बात याद आती है। कहता है कि साहब, उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि यह कत्ल रामू ने ही किया हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रामू कहाँ रहता है इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक जानकारी मेरे पास ज़रूर है। रामू का एक भाई जो कि दिल्ली के तुगलकाबाद में रहता है, उस तुगलकाबाद में एक मकान की खरीद फरोख्त करने के बाद ही मेरी कुछ जानकारी उससे बढ़ी थी। इसलिए मैं सिर्फ उसके बारे में तो जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। पुलिस के लिए एक उम्मीद की किरण थी, जिससे भूसे के ढेर में एक सुई को तलाशने जैसी स्थिति थी। आखिरकार पुलिस तुगलकाबाद जाती है और जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां जाकर देखती है तो काफ़ी भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस ने जब पता किया तो पता चलता है कि जो रामू है उसकी मां का इंतकाल हो चुका है, जो सड़क हादसे में मारी जा चुकी है। इसलिए पुलिस ने उस दिन तो कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। 2-4 दिन के बाद पुलिस वाले फिर अब भेष बदल के जाते हैं और भेष बदल के जाने के बाद कोट पैंट सूट बूट पहन के जाते हैं, टाई वाई लगा के बड़े स्मार्ट से बनकर वहां जाकर फिर एक रामू का जो भाई होता है उससे पूछताछ की जाती है। उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो तो हम एक बात करना चाहते हैं। दरअसल तुम्हारी जो माँ के नाम एक बीमा होता है, पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी का लाभ सिर्फ तभी मिल सकता है जब परिवार की बाकी लोगों की जानकारी मिल जाए। अब जैसे जैसे पुलिस वाले ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनसे अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद था कि रामू के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन जब बात रामू के नाम की आती है तो कहता है कि साहब, 24 साल हो गए, उससे कभी मुलाकात नहीं, उससे कोई जानकारी नहीं हुई। वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा इतना ज़रूर जानते हैं कि उसका एक बेटा आकाश नाम का हुआ करता था, जिसकी आखिरी बार उससे जब बातचीत हुई थी बहुत साल पहले, वह फर्रुखाबाद में हुई थी। इसके बाद कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वालों को फर्रुखाबाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो पुलिस ने अपने सूत्र जो थे वो फर्रुखाबाद की तरफ भेजे। वहाँ से पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार आकाश नाम का कोई लड़का है जिसकी उम्र लगभग इतने साल तक की हो सकती है। उसके बारे में पता निकालते हैं तो कोई पता लगता नहीं है। अब पुलिस वालों ने फर्रुखाबाद और आकाश ये दोनों लिंक अप करते हुए थे। आकाश से पूछा जाता है और बात बताई जाती है कि तुम्हारी जो दादी का इंतकाल हो चुका है, उनकी जो मौत हो चुकी है, उसके बदले में कुछ आपको इंश्योरेंस के कुछ बीमे के पैसे मिलेंगे। इसके लिए जानकारी जुटा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे पैसे तुम्हारे चाचा रख ले। जब बात आकाश तक पहुंचती है तो आकाश से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उनके बारे में भी जानकारी हम जुटाना चाहते हैं। उनसे कहा कि मेरे पिता का नाम अशोक यादव है, लेकिन मैं पिछले कई साल से अपने पिता से मिला ही नहीं हूँ। मैंने अपने पिता को आखिरी बार लखनऊ का ही एक इलाका लगता है, उस इलाके में देखा था। दरअसल उस इलाके में जो जानकीपुरम इलाका है वहाँ देखा था। इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो ई-रिक्शा चलाया करते थे। अब यहाँ से आकाश के माध्यम से उसके पिता अशोक, जो उसका पिता होता है आकाश का, रामू उसकी एक आईडी मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वो रामू नहीं बता रहा था। उसने कहा कि मेरे पिता का नाम रामू नहीं है, बल्कि मेरे पिता का नाम अशोक यादव है। अब जब पुलिस को तलाश थी रामू की, यह बात कर रहा है अशोक यादव की, तो पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन पुलिस सोचती थी ठीक है, आखिर इससे अशोक यादव से मुलाकात करते हैं। अब पुलिस वाले उसके पास पहुँचते हैं तो अब बेटे को तो बताया था कि हम बीमा कंपनी से आए हैं। वो ई-रिक्शा चलाया करता था
तो उसके पास पहुंचते हैं। ई रिक्शा कंपनी के कहते हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं जो ई रिक्शा के बारे में बहुत सारी बारीकियां जानता हो। जैसे ही अशोक यादव ने बात सुनी, उसकी भी एकदम आंखें खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है और वो तैयार भी हो जाता है। अब बातचीत का सिलसिला चल रहा था। उससे आईडी प्रूफ वगैरह जब मांगे जाते हैं तो बैंक की डिटेल मांगी जाती है, तो वो अशोक यादव के नाम से ही दिखा रहा था, यानी कि रामू नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। पुलिस उम्मीद हार चुकी थी। यह 14 नवंबर 2022 का वाकया है, ये जो मिल जाता है। अब आखिरकार पुलिस को इतने लंबे अरसे के बाद यह सफलता मिल जाती है। तब पुलिस वालों के पास एक उम्मीद बचती है। वो थी किशन पाल की पत्नी सुनीता, क्योंकि वही पहचान कर सकती थी कि यह वही है कि नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसका नाम रामू होता है उसका घर आना जाना था, बहुत सारी बातें होती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है सुनीता, अगर तुम लखनऊ आ जाओगे तो कम से कम एक बार इस व्यक्ति को देख लो और देखकर बता दो, तो अगर यह वही व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आखिरकार सुनीता अपने बेटे के साथ लखनऊ पहुंचती है और जाकर अशोक यादव को जब देखती है तो देखते ही रह जाती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसे होश में लाया जाता है। जब होश में लाया जाता है तो सबसे पहले वह पूछती है कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। दरअसल पुलिस को जिसकी तलाश थी, जो अशोक यादव के नाम से घूम रहा था, दरअसल वो असली उसका नाम रामू ही होता है। उसने अपनी सारी पहचान, अपनी जो भी कुछ आइडेंटिटी, सब कुछ उसने बदल दिया था। अपने भाई, अपने परिवार, अपनी माँ, किसी से कोई संपर्क नहीं किया करता था। हद तो तब हो जाती है जब अपनी माँ के इंतकाल में भी वो शामिल नहीं होता है। वो छुपा हुआ घूम रहा था पब्लिक से। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि कभी भी भूलकर मेरा नाम रामू मत लेना, जिससे भी नाम लेना है वो तो अशोक यादव ही नाम लेना है। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया था। उसे फिर दिल्ली लाया जाता है और सवाल जब पूछा जा रहा था तो उसने कहा कि 4 फरवरी साल 2097 की बात है। उसने पार्टी की थी और उसको जानकारी थी कि जो उसका दोस्त है किशन पाल, वो चिट फंड के लिए काम करता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है और उसके पास एक मौका था कि क्यों न इन पैसों को लेकर वो भाग जाए। इसलिए चाकुओं से गोदकर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी और वहाँ से वो भाग जाता है। पैसे की रकम कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए जब वहाँ से भाग जाता है पुलिस ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की और जब वो मिलता नहीं है, पुलिस हार जाती है, थक जाती है। तब कोर्ट में एक अपील करती है और अपील करने के बाद कहा जाता है कि वो मिल नहीं रहा है और पुलिस ने उसको भगौड़ा घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया था, क्योंकि जब किसी से मिल नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, इवन बस घर वाले जानते भी थे तो आकाश को जानते थे, जो उसका रामू का बेटा होता है, उसकी पत्नी को जानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि अशोक यादव उनसे अपना नया नाम, नई पहचान, नई जगह, सब कुछ नया कर लिया है। अब वो शहर दर शहर कई जगह भटकता रहता है। आखिरकार में उसका ठिकाना बनता है तो जानकीपुरम, लखनऊ, और वहाँ से जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो इस बात की गूंज चारों तरफ फैल जाती है कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करने पर आए तो चाहे कितनी ही साल हो जाए और चाहे कातिल कितना ही शातिर हो और चाहे वह कितनी ही ज़मीन की तह के नीचे घुस जाए, लेकिन पुलिस वाले अगर ईमानदारी से काम करें तो अच्छे अच्छे कातिल को पकड़ सकते हैं। और उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि 24 साल बाद आखिरकार कातिल को पकड़ लिया। वह कातिल जिसका पुनर्जन्म हो चुका था, यानी कि उसका असली नाम रामू था ही नहीं कहीं इतिहास में, अब भविष्य में था सिर्फ अशोक कुमार यादव। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।